हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरिस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिनसे एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दोस्तों वो क्वेश्चन हमारे कन्फ्यूजन की वजह से या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन आते हैं और बार बार हमारे वो क्वेश्चन गलत होते हैं। तो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर उन्हीं सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान भाषा में, बिल्कुल इजी वे में, ट्रिक के माध्यम से हम उन सभी टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, इसी के क्रम में हमने कई सारे वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, जिनमें हमने कई सारे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और उनको जो है अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप सभी उन वीडियो को अगर देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो। इसी के क्रम में दोस्तों, एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन आते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्रोनोलॉजी से संबंधित, जैसे कि शासकों की क्रोनोलॉजी, घटनाओं की क्रोनोलॉजी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं, इसी के क्रम में हमने एक वीडियो अपलोड किया था इससे पहले, पार्ट 1, तो जिसके अंदर हमने एंशियंट हिस्ट्री की जितनी भी घटनाएं हुई है उसके बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से विस्तार से उसको हमने डिस्कस किया है। इसी के क्रम में दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री का ही पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम उन सभी घटनाओं को डिस्कस करने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो एनटीए यूजीसी नेट के अंदर जो है पूछा गया है। पहले की पुरानी परीक्षाओं में अगर देखा जाए तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। बस आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलते हैं हम हमारे स्लाइड के ऊपर, जहाँ हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्लाइड के ऊपर हम आ चुके हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, प्राचीन भारत के प्रमुख कालक्रम यानी कि क्रोनोलॉजी वाले जो तथ्य हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन जो है एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा जाता है, यहाँ तक कि जो टीजीटी एग्ज़ाम, पीजीटी एग्ज़ाम में भी ये क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अब आने लगे हैं। स्पेशली अगर देखा जाए तो एनटीए यूजीसी नेट के अंदर क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन लगभग एक ही एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों, इस टाइप की क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जो भी क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं एनटीए यूजीसी नेट के अंदर, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी स्लाइड के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यूनानी जो इतिहासकार है, यूनानी जो यात्री है, जिन्होंने भारत के संदर्भ में उन्होंने अपना अपना विवरण दिया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, 3 तरह के यात्रियों, 3 तरह के यूनानी लेखकों की हम बात करते हैं, जिसमें एक तो हम सिकंदर से पहले के यात्रियों की बात करते हैं, दूसरा हम सिकंदर के साथ वालों की बात करते हैं, और तीसरा जो सिकंदर के आक्रमण के पश्चात जो भारत आए हैं उनकी बात करते हैं। तो कल के वीडियो में हमने जैसे क्लासिकल रोमन यूनानी लेखकों के बारे में बात की थी, तो आज के वीडियो में हम जो है सिकंदर से पहले के जो यूनानी इतिहासकार है, जिन्होंने भारत के संदर्भ में अलग अलग अपना विवरण दिया है और भारत के इतिहास के साथ जो उनका कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कालक्रम में, अगर आपको क्रोनोलॉजी अगर आपका सजाने का अगर आ जाए क्वेश्चन, तो आपको क्रोनोलॉजी में इसी तरीके से सजाना है। तो सबसे पहले आपको स्काईलेक्स को लगाना है, फिर आपको हिकेटियस को लगाना है, फिर आपको हेरोडोटस लगाना है, फिर आपको टेसियस को लगाना है। तो दोस्तों, इनकी सबकी खासियत क्या क्या है यह देख लेते हैं हम सबसे पहले। तो स्काईलेक्स जो है दोस्तों, सबसे पहले जो है दारा प्रथम, जो आप सभी जानते हो ईरानी शासक था, डेरियस, या उसको दारा प्रथम भी बोला जाता था। तो उसी ने इसको जो है सिंधु नदी का पता लगाने के लिए, सिंधु नदी की खोज करने के लिए दोस्तों स्काईलेक्स को पहुँचाया था। तो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई सारे एग्ज़ामों में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दारा प्रथम ने सिंधु नदी की खोज करने के लिए या सिंधु नदी को पता लगाने के लिए किसको भेजा था, तो स्काईलेक्स को पहुंचाया था। तो दोस्तों, इसको याद रख लेना है। फिर दूसरा, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता था, हिकेटियस का संबंध किससे है। तो दोस्तों, ये एक यूनानी लेखक था, जिसने भारत के संदर्भ में, भारत के जो रिलेशन थे यूनान के साथ, उसके संबंध में इन्होंने अपना
जो है इंक्वायरी की है और उसके संबंध में उसने एक ग्रंथ लिखा है। तो हेरोडोटस जो है कौन है दोस्तों, ये एक यूनानी लेखक है। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों हेरोडोटस। तो आप सभी को पता होगा हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इसने भी ये जो इतिहास का पिता कहा गया है, और ये जो है भारत के अंदर तो नहीं आया, मगर इसने जो है भारत के जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के जो इलाके थे कांधार काबुल वाले, उनके संदर्भ में जो है जानकारी दी है। उसने बताया दोस्तों कि जो दारा प्रथम था उसका क्षत्रप जो है यहाँ पे शासन करता था। जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है भारत का, वहाँ पे एक उसका क्षत्रप को स्थापित किया था, जहाँ से उसको 360 टैलेंट सोने की जो है उसको राजस्व प्राप्त होता था। तो दोस्तों और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसका जो है ये क्षत्रप था, और उसी का जो है राज उसके अंतर्गत आता था, जो डेरियस प्रथम जो ईरानी शासक था। और उसी को जो है भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी उसी को माना जाता है। तो हेरोडोटस ने उसी के संदर्भ में जानकारी दी है। अब इसके बाद कर लेते हैं दोस्तों हम टेशियस की। तो टेशियस दोस्तों एक ईरानी एक राज्यवेद था। तो इसके संदर्भ में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से क्वेश्चन दे देंगे आपको कि ईरानी राजवेद का चयन करिए, निम्नलिखित में से कौन एक ईरानी राजवेद था। तो आपको क्वेश्चन में दे देंगे स्काइलेक्स, हेरोडोटस, हिकोटियस, हेरोडोटस और टेशियस। तो आपको लगाना है दोस्तों टेशियस। तो जो टेशियस है वही राज्यवेद है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता है दोस्तों आज के बाद आपको जो है इसमें कोई कन्फ्यूजन होने वाला है। और अगर आपसे अगर क्रोनोलॉजी में अगर क्वेश्चन पूछे तो क्रोनोलॉजी में आपको इसी ऑर्डर में आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है। सबसे पहले स्काइलेक्स लगाना है, फिर आपको हिकेटियस लगाना है, फिर आपको हेरोडोटस लगाना है, फिर आपको टेशियस लगाना है। और सभी में एस एस एस, सब में लास्ट में एस एस आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। हिकेटियस और हेरोडोटस आपको बीच में रखना है और टेशियस आपको लास्ट में लगाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो सिकंदर के साथ आने वाले यात्रियों की बात कर लेते हैं। अभी हमने जो बात की थी वो सिकंदर से पहले की, मतलब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उससे पहले के वो यात्रियों की हमने बात की थी जिन्होंने भारत के संदर्भ में जानकारी दी थी। अब हम उनकी बात कर लेते हैं दोस्तों जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नियारकस। तो ये नियारकस जो था दोस्तों सिकंदर का सेना का एक प्रमुख अधिकारी हुआ करता था, जो सिकंदर के साथ आया था। और दोस्तों सिकंदर ने भी जो नदी का पता लगाने के लिए नियारकस को पहुंचाया था। तो इस संदर्भ में आपको ये याद रखना है, डेरियस ने तो स्काइलेक्स को पहुंचाया था और सिकंदर ने नियारकस को पहुंचाया था। फिर उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों अनेसिक्रिट्स। तो अनेसिक्रिट्स कौन है दोस्तों, सिकंदर का जीवनी लेखक है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है कि सिकंदर के जीवन के जो सीक्रेट्स है वो किसने लिखे, अने सीक्रेट्स ने लिखे हैं। तो दोस्तों अने सीक्रेट्स ने क्या लिखा है, सिकंदर के जीवन के जो सीक्रेट्स जो बातें थी उसको अने सीक्रेट्स ने लिखे हैं। फिर उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों अरिस्टोबुलस। तो अरिस्टोबुलस ने क्या लिखा है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है, जिसके अंदर सिकंदर के अभियान और सिकंदर ने क्या क्या युद्ध लड़े हैं इन सब की जानकारी हिस्ट्री ऑफ वार में मिलती है। और अरिस्टोबुलस ने जो उसकी जानकारी अपनी ग्रंथ जो अपनी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ वार उसके अंदर दिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। नियारकस कौन है, नियारकस सिकंदर का सेना का एक अधिकारी है जिसको जो है नदी का पता लगाने के लिए, जल मार्ग का पता लगाने के लिए इसको पहुंचाया था। अनेसोक्रेट्स कौन है दोस्तों, सिकंदर की जो जिंदगी के, सिकंदर के जो जीवन के सीक्रेट्स घटनाएं, सीक्रेट बातें हैं उसको लिखा है इसने अनेसोक्रेट्स ने। तो मतलब जीवनी को लिखा है। और अरिस्टोबुलस ने क्या लिखा है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ वार लिखा है, जिसमें सिकंदर के अभियानों की जानकारी हमको मिलती है। तो ये तीनों आपको याद रखना है दोस्तों। ये आपको मैच करने में या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसके क्रोनोलॉजी नहीं पूछते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी, मतलब जो सिकंदर के आक्रमण हुआ उसके बाद आने वाले यूनानी यात्रियों को हमको देखना है। तो सिकंदर के बाद कौन कौन आया दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों मेगास्थनीज की। तो मेगास्थनीज जो था दोस्तों सेल्यूकस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में जब युद्ध हुआ था 305 ईस्वी में, तो दोस्तों उसी युद्ध में जीतने के पश्चात सिकंदर ने सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था। और विवाह के बाद दोस्तों सेल्यूकस ने एक अपना राजदूत पहुंचाया था, वो मेगास्थनीज था। तो दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया। फिर उसके बाद दूसरा राजदूत आता है दोस्तों डाइमेकस। ये सीरिया के जो शासक है एंटीओकस, तो उसने अपना राजदूत पहुंचाया बिंदुसार के समय दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, डाइमेकस आपको पहले लगाना है। और डायनोसियस, तो डायनोसियस कब आता है दोस्तों, ये टोलमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था।
तो उसका जो राजदूत दोस्तों संभवतः अशोक के समय है। तो इसका क्लियर नहीं है दोस्तों, या तो ये बिंदुसार के समय भी आ सकता है या अशोक के समय भी आ सकता है। तो इसका बिल्कुल क्लियर नहीं है और संभवतः बताया गया है, इसमें बुक के अंदर भी ये लाइन दी गई है, या तो संभवतः अशोक के समय आया है या संभवतः बिंदुसार के समय आया। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सबसे पहले कौन आएगा दोस्तों, मेगास्थनीज आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों डाईमेकस आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों डायनोसियस आएगा। तो इसको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, डाईमेकस और डायनोसियस में तो एम जिसमें पहले आ रहा है, जिसमें हमने पहले भी बात की थी दोस्तों एम और एन वाली, तो एम पहले जिसमें आ रहा है जैसे कि डाईमेकस, और यहाँ भी डाई आ रहा है, यहाँ भी डाई आ रहा है, तो यहाँ पे मेकस आ रहा है पहले एम, और यहाँ नोसियस आ रहा है तो डाइनोसियस। तो एम पहले आता है दोस्तों और एन बाद में आता है। तो एम एन से आपको एम वाला पहले लगाना है, मतलब डाईमेकस पहले लगाना है, और डाइनोसियस में एन आ रहा है तो एन वाला बाद में लगाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो मेगास्थनीज, डाईमेकस और डाइनोसियस, अगर आपसे क्रोनोलॉजी में अगर पूछे तो इसी तरीके से आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, अभिलेखों के आधार पर अशोक की उपलब्धि। तो ये भी क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन जो देखने को मिल जाता है। वैसे अभी तक तो एग्ज़ाम में ये पूछा नहीं गया है, और शायद किसी एग्ज़ाम में वैसे मतलब एक दो ऑप्शन से तो ये आया है, बाकी पूरा पूरा ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को नहीं मिला है। मगर आपका अगर पूरा पूरा अगर क्वेश्चन अगर नहीं मिल रहा है, अगर एक दो पॉइंट भी अगर पूछ रहे हैं तो उसको भी आपको रख लेना चाहिए याद। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि अशोक का जो राज्य अभिषेक हुआ है 269 BC में हुआ है। वैसे 273 में तो उसको जो है सत्ता मिल गई थी, मगर 269 में जाके जो है दोस्तों उसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक होने के साथ ही उसका जो कालक्रम, जो उसकी घटनाएं होती है वो राज्याभिषेक के साल से ही जोड़ना चालू हो जाता है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों जो राज्याभिषेक का जब 8वां वर्ष होता है उसी समय जो है कलिंग विजय करता है। तो कलिंग विजय कब करता है दोस्तों, 261 BC में जो है ये कलिंग विजय करता है। और कलिंग विजय की जानकारी किस अभिलेख में मिलती है दोस्तों, जो अशोक का जो वृहद शिलालेख है उसके अंदर दोस्तों जो बड़े शिलालेख लिखे हैं उसमें, जिसमें 1 से लेकर 14 राजआज्ञाएं लिखी हुई है, उसी में कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। ये PYQ है दोस्तों, ये NTUGC नेट के अंदर जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसके अंदर ये वाला पॉइंट पूछा गया था, कलिंग विजय की जानकारी किस में मिलती है, तो 13वें शिलालेख में मिलती है दोस्तों। ये आपको याद रखना है। और 8वें वर्ष जो है कलिंग विजय की थी। इसके बाद 10वें वर्ष क्या करता है दोस्तों, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है ये बोध गया की यात्रा करता है। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है दोस्तों, तो हमने बात की थी कि 8वां जो है शिलालेख के अंदर यात्रा, धम्म यात्रा के बारे में बात करता है। तो 8वां शिलालेख के अंदर जो है इस बोध गया की यात्रा के संदर्भ में जानकारी मिलती है। और ये कब करता है दोस्तों, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष। उसके बाद 13वें वर्ष क्या करता है दोस्तों, धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है। अब धम्म महामात्र की नियुक्ति करता है दोस्तों, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है, 5वां शिलालेख के अंदर मिलती है, जो 5 वर्ष में दौरा करता है। इस संदर्भ में हमने जो है उसमें वीडियो में रिलेट करके बताया था। फिर उसके बाद 14वें वर्ष क्या करता है दोस्तों, कनक मुनि के स्तूप की आकार वर्धन करता है। तो ये 14वें वर्ष करता है दोस्तों, कनक मुनि के आकार जो स्तूप बना हुआ था उसका आकार वर्धन करता है। और इसका उल्लेख किस में मिलता है, निकलिवा सागर जो लेख है उसके अंदर ये उल्लेख देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों 20वें वर्ष क्या करता है, लुम्बिनी की यात्रा करता है, और इसका उल्लेख रुम्मनदेह अभिलेख में मिलता है, और इसको जो है आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों 1/6 से 1/8 जो है यहाँ पे कर दिया जाता है, और भाग बलि को माफ़ कर दिया जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों लुम्बिनी यात्रा के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, क्योंकि लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध का जो है ग्राम है, तो उसी पे यात्रा की थी, और उसी पे यात्रा करने के बाद वहाँ के कर में जो है वहाँ पे रिलीफ दे दिया, और दोस्तों 1/8 कर दिया लोगों को लुम्बिनी के अंदर। तो दोस्तों आपको किस तरीके से याद रखना है, तो यहाँ पे 8वें वर्ष कलिंग विजय हो गया, 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा हो गई, 13वें वर्ष धम्म मात्र हो गया, और 14वें वर्ष कनक मुनि का आकार स्तूप, और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये किसी भी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जा सकते हैं। वैसे ये वाला फैक्ट तो NTUGC नेट के अंदर जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों उसके अंदर पूछा जा चुका है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको जो है याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, हूण शासकों की बात कर ले। तो हूण शासकों के संदर्भ में दोस्तों कई बार जो है क्वेश्चन पूछा गया कि हूण शासकों को संस्थापक कौन है, हूण शासकों में जो है सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, और म्यूर कुल से भी कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों खुशनवाज की। तो खुशनवाज ने जो है कुमारगुप्त प्रथम के समय जो है इसने आक्रमण किया था, जिसको जो है
स्कंदगुप्त ने पराजित किया था, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख के अंतर्गत मिलता है दोस्तों। तो भीतरी स्तंभ जो लेख है वो स्कंदगुप्त का है, और स्कंदगुप्त ने जो खुशनवाज को हराया था। तो खुशनवाज को जो है पराजित किया, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। फिर उसके बाद दोस्तों कौन आता है? तोरामण आता है। तो तोरामण जो है दोस्तों हूण वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने हूण वंश की जो है यहाँ पे भारत के अंदर नींव रखी थी। मालवा के अंदर जो तोरामण ने जो हूण वंश की स्थापना की थी। फिर उसके बाद मिहिर कुल आता है जो शैव धर्म का होता है, और जो तोरामन है दोस्तों ये जैन धर्म का होता है। ये जैन धर्म का होता है तोरमान, और मिहिर कुल जो है ये शैव धर्म का होता है। और ये विनाशों का देवता, इसे जो है विनाशों का देवता कहा है दोस्तों। कलड़ की राजतरंगी में इससे विनाशों का देवता कहा गया है। और दुष्टों में प्रथम इसे जैन धर्म के जो लेख है, जैन धर्म का जो साहित्य है उसके अंदर दुष्टों का प्रथम कहा गया है। और दोस्तों ये जो है बौद्ध धर्म का जो है सबसे बड़ा शत्रु था। इसने जो है बौद्ध शत्रुओं के खिलाफ जो है काफ़ी ज़्यादा अपशब्द और काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने उल्टी सीधे बातें बोली है मिहिर कुल ने। तो इस तरीके से आपको जो तीनों याद रखना है। और दोस्तों किस तरीके से याद रखना? खुश तो मिहिर होगा, इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो किस तरीके से याद रखना है दोस्तों आपको? कुषाण शासकों को, ये जो हूण शासक है उनको आपको याद रखना है दोस्तों। खुश तो मिहिर होगा। तो इस तरीके से आपको रखना है दोस्तों याद। तो खुश से आपका हो गया खुश नमाज, तो से हो गया आपका तोरमान, और मिहिर से हो गया आपका मिहिर कुल। और दोस्तों मिहिर कुल को ही जो है यहाँ पे पराजित किया था किसने? यशोवर्मन ने। और यशोवर्मन ने भी इसको पराजित किया था, और नरसिंहगुप्त बलादित्य ने भी इसको पराजित किया था। तो नरसिंह वो यशोवर्मन था, उसने तो इसको जो पूरी तरीके से पराजित करके इसकी हत्या कर दी थी। मगर जो नरसिंहगुप्त बलादित्य था उसने इसको पराजित करके बंदी बनाया था, मगर उसकी माँ के कहने पर इसको छोड़ दिया था। तो इस तरीके से दोस्तों इसके साथ दो लोगों के नाम जुड़े हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम उत्तरकालीन गुप्त शासक की जो क्रोनोलॉजी है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तरकालीन जो गुप्त शासक है उनकी क्रोनोलॉजी कई सारे एग्जाम में पूछी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तरकालीन गुप्त वंश जो है, ये हमारा जो नॉर्मल जो गुप्त वंश है जो जिसे चक्रवर्ती गुप्त बोला जाता है, तो उनसे अलग माना जाता है दोस्तों। इनको मागध गुप्त बोला जाता है, और ये गुप्त वंश के जो परवर्ती गुप्त हैं उनके भी बाद में ये आए थे। तो ये वो गुप्त नहीं है दोस्तों, बस ये उनकी अलग शाखा के रूप में इनको माना जाता है। इनके नाम के साथ जो है गुप्त जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको उत्तरकालीन गुप्त कहा गया है। तो इसका जो संस्थापक है दोस्तों कृष्णदत्त जो है इसका संस्थापक है। फिर उसके बाद दूसरा गुप्त शासक आता है दोस्तों कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के बारे में आता है दोस्तों, इसने जो प्रयाग के अंदर जो जो कंडे होते हैं, जो उपाले होते हैं गोबर के और जो बनते हैं दोस्तों, उनकी जो इसने चिता बना के उस पर आग लगा के और जो इसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था कुमारगुप्त ने। तो ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि किस गुप्त शासक ने जो उपालों की जलती हुई आग में जो है अपना देह त्याग दिया था। तो कुमारगुप्त ने जो है देह त्याग दिया था किसमें? उपालों की जलती हुई आग में। तो मतलब जलाई थी चिता उसने उपालों की, और उसी में जाके ये कूद गया और अपना देह त्याग दिया, उसी के अंदर जाके इसने सुसाइड कर लिया। फिर उसके बाद दोस्तों महासेन गुप्त आता है। फिर उसके बाद देवगुप्त आता है। तो देवगुप्त दोस्तों हर्षवर्धन के समय देखने को मिलता है। इसका जो है इसने राज्यवर्धन जो हर्ष का जो बहनोई होता है गृहवर्मा, उसकी हत्या देवगुप्त ने की थी दोस्तों। वर्धन वंश का जो शासक होता है हर्षवर्धन, उसका बहनोई होता है, मतलब उसकी बहन होती है राजश्री, उसका पति होता है गृहवर्मा। मोकरी वंश का शासक, तो मोकरी वंश का जो शासक है गृहवर्मा, उसकी हत्या यही देवगुप्त करता है। फिर इस देवगुप्त की हत्या कौन करता है दोस्तों? जो हर्षवर्धन का जो भाई था राजवर्धन द्वितीय, वो इसकी देवगुप्त की हत्या कर देता है दोस्तों। तो ये देवगुप्त जो है उत्तरकालीन गुप्त शासक था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आदित्य सेन आता है। तो आदित्य सेन की अपसर अभिलेख है दोस्तों। इस अपसर अभिलेख के अंदर जो उत्तरकालीन गुप्त शासकों की पूरी वंशावलियाँ देखने को मिलती है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों अंतिम उत्तरकालीन गुप्त शासक होता है जीवित गुप्त द्वितीय, और इसका देववर्णक अभिलेख है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो देवगुप्त का संबंध तो आपको पता चली गया दोस्तों। इसने जो है गृहवर्मा की हत्या की थी जो मोकरी वंश का शासक था, और इसकी हत्या किसने की थी दोस्तों? राज्यवर्धन द्वितीय ने। तो इसकी क्रोनोलॉजी आपको किस तरीके से याद रखना है? सबसे पहले कृष्णदत्त, फिर कुमारगुप्त, फिर महासेन गुप्त, फिर देवगुप्त, फिर आदित्य सेन, फिर जीवित गुप्त द्वितीय। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों
मौर्य वंश के शासकों के बारे में बात कर ले दोस्तों। तो मौर्य वंश के शासकों की क्रोनोलॉजी कई सारे एग्जामों में पूछी गई है दोस्तों। तो मौर्य वंश की हमने बात करी है दोस्तों, क्योंकि इसी वंश के अंदर जो है हर्ष का जो है बहनोई यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों। हर्ष का बहनोई ये दिखाई दे रहा होगा आपको, गृहवर्मा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, हरिवर्मा इस वंश का प्रथम शासक था। फिर उसके बाद आदित्य वर्मा, फिर उसके बाद ईश्वर वर्मा, फिर उसके बाद आता है ईशान वर्मा। और ईशान वर्मा के बाद में दोस्तों कोई छोटमोट जो है छोटे मोटे शासक आते हैं। फिर अंत में आता है गृह वर्मा दोस्तों। तो गृह वर्मा जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। हालांकि इस वंश के बाद एक और शासक देखने को मिलता है, मगर गृह वर्मा को ही हम यहाँ आखिरी शासक मानेंगे। क्रोनोलॉजी में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो हरिवर्मा जो है इस वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद आदित्य वर्मा आता है, फिर ईश्वर वर्मा आता है, फिर ईशान वर्मा आता है, फिर गृह वर्मा आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है, हरिदित्य ईश्वर ईशान गृह। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। और इन सब की जो जानकारी किस में मिलती है दोस्तों, ये अभिलेख हरहा अभिलेख जो है मौर्य वंश के जो वंशावली है उसके अंदर जानकारी मिलती है। हरहा अभिलेख जो है उसके अंदर ये जानकारी मिलती है। और गृह वर्मा कौन है दोस्तों, हर्ष का बहनोई है। इसी की हत्या कौन करते हैं दोस्तों, जो देवगुप्त होता है, उत्तरकालीन गुप्त शासकों का जो शासक होता है देवगुप्त, उसकी हत्या गृह वर्मा की हत्या कर देता है वो। इसके बाद हम वर्धन वंश की बात कर लें दोस्तों। पुष्यभूति वर्धन वंश भी इसी को बोला जाता है। और इसकी राजधानी थी दोस्तों थानेश्वर। थानेश्वर इसी की राजधानी थी दोस्तों, आपको ये याद रखना है। वर्धन वंश की राजधानी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे तो थानेश्वर थी। तो इसका जो संस्थापक होता है, वैसे तो दोस्तों इसको पुष्यभूति जो इसका संस्थापक माना जाता है। बाणभट्ट के अनुसार जो है इसको पुष्यभूति को जो है पुष्यवर्धन वंश का संस्थापक माना गया है। मगर पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार और जो बांसखेड़ा लेख, मधुबन, ताम्रपत्र, इन सब के जो जानकारी मिलती है उसमें नरवर्धन को जो है सबसे पहला शासक बताया गया है दोस्तों। और दूसरा शासक आ जाता है फिर यहाँ पे राजवर्धन प्रथम। फिर तीसरा शासक आ जाता है यहाँ पे आदित्यवर्धन प्रथम। फिर आता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन, ये हर्षवर्धन के पिताजी होते हैं। फिर उसके बाद राज्यवर्धन द्वितीय हर्षवर्धन का भाई होता है। फिर अंत में आता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन दोस्तों इसके कोई संतान नहीं होती है, तो यहीं पे जाके जो वर्धन वंश का जो है पतन हो जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों नरवर्धन की पत्नी और नरवर्धन। तो नरवर्धन की पत्नी के साथ जो ये मैच करने वाला क्वेश्चन NTU UGC नेट के अंदर पूछा गया, तो ये PYQ है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो नरवर्धन की जो पत्नी है वो वज्रनी देवी। दूसरा शासक देख ले दोस्तों राज्यवर्धन, इसकी पत्नी है अप्सरा देवी। तीसरा शासक है दोस्तों आदित्यवर्धन और इसकी पत्नी है महासेन गुप्त। जो उत्तरकालीन गुप्त शासक है उन्हीं की जो है घराने की जो है राजकुमारी थी दोस्तों। और उसका जो है विवाह किससे हुआ था, आदित्यवर्धन से। और ये जो हर्षवर्धन थी उनकी दादी थी दोस्तों, ये महासेन गुप्ता। हर्षवर्धन की दादी कौन थी, महासेन गुप्ता, जो उत्तरकालीन गुप्त वंश की शासक थी। मतलब शासकों की जो है ये घराने की राजकुमारी थी। फिर आखिरी में आता है दोस्तों प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन कौन है दोस्तों, हर्षवर्धन के पिताजी। और इनकी पत्नी है यशोमती। और यशोमती दोस्तों ये सती हो जाती है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों कि अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि यशोमती जो सती हुई थी वो किस वंश की जो शासक के पत्नी थी, तो वो वर्धन वंश के जो शासक थे प्रभाकर वर्धन उनकी पत्नी थी। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट बात है कि ये सबसे पहले जो ये याद रखने वाली बात है इसमें कि प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई भी नहीं थी, मतलब इनकी सांसें चली रही थी अंतिम सांसें, तभी जो है यशोमती जो है सती हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हमको सती प्रथा कब देखने को मिलता है दोस्तों, जब पति का जो है देहांत हो जाता है उसके बाद सती होती है। मगर यहाँ पे यशोमती जो है पति की अंतिम सांसें चली रही थी, उसी समय जो है ये इनका देहांत हो जाता है। और दोस्तों इनका देहांत तभी होता है दोस्तों जब राज्यवर्धन देवगुप्त की हत्या करने जाता है। और देवगुप्त की हत्या जब करके आता है उसी समय दोस्तों आपको देवगुप्त की हत्या नहीं दोस्तों, ये हूणों का जो आक्रमण होता है, हूण शासक का जब आक्रमण होता है हूणों का, उसी समय प्रभाकर वर्धन की जो है मृत्यु हो जाती है। मतलब जो राजवर्धन है दोस्तों हूणों को पराजित करने जाता है और वहाँ से पराजित करके आता है, उसी समय उसको पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु हो जाती है और यशोमती सती हो जाती है। फिर उसी समय जो दोस्तों राजवर्धन को काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे धक्का लगता है। फिर उसके बाद हर्षवर्धन शासक बनता है और इसकी हत्या कौन कर देता है दोस्तों, शशांक हत्या कर देता है। जो वहाँ का बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, उसने राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या कर दी थी दोस्तों। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको याद रख लेना है दोस्तों,
हूण हरिण केसरी जो उपाधि थी वो प्रभाकर वर्धन की थी, और दोस्तों राज्यवर्धन की जो उपाधि थी वो परम भागवत थी। इसके बाद जो हर्षवर्धन थी इसको जो है शीलादित्य कहा है। इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनकी क्रोनोलॉजी याद रख लेते हैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है और इसको याद रखने की बिल्कुल इजी ट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको कहीं भी कुछ भी उलझने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जो है शासकों की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इस वंश का जो संस्थापक है दोस्तों, इसका संस्थापक वैसे तो इसको जो है हरिश्चंद्र जो इनका पूर्वज माना जाता है दोस्तों, पर इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है दोस्तों। और नागभट्ट प्रथम को दोस्तों इसने जो है अरब जो आक्रमणकारी था जुनैद उसको पराजित किया था। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों इसे मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। ग्वालियर जो अभिलेख है, मीर भोज प्रथम का जो अभिलेख है ग्वालियर प्रशस्ति, उसके अंदर नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। मलेच्छ किसे कहा गया है दोस्तों? अरब आक्रमणकारियों को जो है मलेच्छ कहा गया है। तो इसके समय जुनैद जो अरब आक्रमणकारी था उसने आक्रमण किया था और उसको इन्होंने जो है पराजित किया था, इस वजह से इसको मलेच्छों का विनाशक कहा जाता है। फिर दूसरा बात कर ले दोस्तों वत्सराज। तो वत्सराज दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके समय जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है दोस्तों। तो ये जो है जब इसकी त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करती है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कहाँ से देखने को मिलती है दोस्तों? कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत देखने को मिलती है। तो इसके अंदर जो है कौन कौन सी शक्तियाँ शामिल होती है दोस्तों? एक तो गुर्जर प्रतिहार जो है शासक यहाँ से शामिल होते हैं, दूसरा राष्ट्रकूट, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट आते हैं, और तीसरा यहाँ से पाल शासक जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। तो कुल मिला के 3 शक्तियाँ इसके अंदर जो है शामिल रहती है, इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। तो कौन कौन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है दोस्तों? एक तो गुर्जर प्रतिहार शासक, दूसरा पाल शासक, और तीसरा दक्षिण से आता है दोस्तों राष्ट्रकूट शासक। तो दोस्तों 3 शासकों के द्वारा कन्नौज के ऊपर जो अधिकार करने के लिए यहाँ पे लड़ाई चलती है, जिसकी शुरुआत सबसे पहले कौन करता है दोस्तों? वत्सराज जो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। इसके बारे में बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर इसके बाद हम बात कर लें दोस्तों नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय के बारे में यह आता है दोस्तों, इतने कई सारे जो है साम्राज्य में विस्तार किए थे, यहाँ तक कि जो दोस्तों हिमालय से लेकर तो गंगा घाटी तक और नर्मदा नदी तक ये सारा जो क्षेत्र था उसके ऊपर इन्होंने अपना विस्तार कर लिया था। और अंत समय में दोस्तों इसने प्रयाग में जाके गंगा नदी में जल समाधि ले ली थी। इसके बारे में ये जानकारी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर उसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज के बारे में तो आपको सभी को पता होगा दोस्तों, इसको आदिवरा कहा गया है ग्वालियर लेख में, और दोस्तों प्रभास भी कहा गया दूसरे लेख में। और इसको इस्लाम का शत्रु जो बताया किसने? सुलेमान ने इसको इस्लाम या अरब मुस्लिमों का शत्रु इसने बताया है। और सुलेमान जो अरब यात्री सुलेमान है वो किसके समय आया था दोस्तों? मिहिर भोज के समय आया था। इसी के अलावा दोस्तों एक और विदेशी यात्री आता है अल मसूदी। तो अल मसूदी आएगा महिपाल प्रथम के समय। और आपसे क्रोनोलॉजी की हमने बात करी थी दोस्तों कल, तो अरब यात्रियों की क्रोनोलॉजी हमने कल बताई थी। तो उसमें हमने बताया था कि सुलेमान पहले आता है और अल मसूदी उसके बाद में आता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों मिहिर भोज के संदर्भ में हमको जो है इनकी उपाधि याद रख लेना है दोस्तों, आदिवरा और प्रभास। और आदिवरा का ही अंकन वाला इन्होंने एक सिक्का चलाया था दोस्तों, आदिवरा सिक्का जो मिहिर भोज ने चलाया था, वरा सिक्का, और एक दिराम नाम का एक सिक्का चलाया था दोस्तों, जिसके ऊपर आदिवरा का अंकन देखने को मिलता है। फिर उसके बाद दोस्तों महेंद्रपाल आता है। तो महेंद्रपाल को जो है इसका दरबारी होता है दोस्तों राजशेखर जो काव्य मीमांसा और विशाल भंजी का, तो इसकी जो इन्होंने रचना की है वो इसके महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी होते हैं। और इसको जो है महेंद्रपाल प्रथम को कौन सी उपाधि देते हैं दोस्तों? रघुकुल तिलक और रघु ग्रामणी, ये 2 उपाधि किसने दी है दोस्तों? राजशेखर ने महेंद्रपाल प्रथम को दी है। फिर दूसरा शासक आता है दोस्तों महिपाल प्रथम। इसके समय भी राजशेखर जो है यहाँ पे भी जो है इनके आश्रयदाता और इनके दरबारी होते हैं। तो दोस्तों राजशेखर जो है 3 शासकों के दरबारी रहे हैं, एक तो महेंद्रपाल, दूसरा महिपाल, और एक कलचुरी शासक कर्ण के दरबार में भी वो चले गए। मतलब सबसे पहले तो महेंद्रपाल के दरबार में रहते हैं, फिर महिपाल के दरबार में रहते हैं, फिर यहाँ से चले जाते हैं कलचुरियों के शासन में, जहाँ शासक कर्ण होता है उसके दरबारी ये बन जाते हैं। तो 3 जगह से नाम इनका जुड़ा हुआ है, किसका? राजशेखर का। और राजशेखर महिपाल प्रथम को क्या कहते हैं दोस्तों? रघुवंश मुक्तामणि ये कहा है। और अल मसूदी जो है दोस्तों इसने बाउर कहा है। तो बाउर किसको कहा है दोस्तों? महिपाल प्रथम को कहा है। और गुजर को क्या कहा है दोस्तों? अल गुजर कहा है। किसने कहा है अल गुजर दोस्तों?
अल मसूदी ने, जिसके नाम में अल लगा हुआ है उसी ने गुजर को अल गुजर कहा है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद अगला शासक आता है दोस्तों महेंद्रपाल द्वितीय, विजयपाल, फिर राज्यपाल, फिर त्रिलोचनपाल और फिर यशपाल। इस तरीके से दोस्तों इन सारे शासकों की क्रोनोलॉजी आपको दिख गई होगी। अब इसको आपको याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब याद किस तरीके से रखना है दोस्तों, आपको सबसे पहले नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय। बस आपको ये तीन चीज़ें आपको किस तरीके से याद रखना है, तो सबसे पहले नागभट्ट आएगा, फिर वत्सराज आएगा, फिर नागभट्ट आएगा। तो नागभट्ट 2 बार आ रहा है, उन दोनों के बीच में एक वत्सराज आ रहा है। तो ये तो आपका शुरू के शासक हो गए। 3 शासक को आपको याद किस तरीके से रखना, नागभट्ट, वत्सराज, नागभट्ट। तो ये नागभट्ट पहले भी नागभट्ट आएगा, फिर बीच में वत्सराज आएगा, फिर नागभट्ट आएगा। तो या तो आपका बिल्कुल क्लियर है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको अब यहाँ से शुरुआत करते हैं मिहिर भोज से। तो मिहिर भोज से आपको शुरुआत करने के लिए आपको एम याद रखना है दोस्तों। एम कितनी बार लिखना है, यहाँ पे 4 बार एम लिखना है। तो 4 बार एम किस तरीके से लिखना है दोस्तों, एक एम में हो गया मिहिर भोज, दूसरे एम में हो गया आपका महेंद्रपाल, तीसरे एम में हो गया आपका महिपाल और चौथे एम में हो गया आपका महेंद्रपाल द्वितीय। तो 4 एम में लगातार 4 एम कैसे आ रहे हैं दोस्तों, मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, फिर महेंद्रपाल द्वितीय। ये तो हो गया आपका 4 एम में मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल और महेंद्रपाल द्वितीय। फिर विजयपाल से आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, फिर उसके बाद 4 एम के बाद आपको विजयपाल याद रखना है। विजयपाल के बाद आपको याद रखना है दोस्तों रात्रिय। विजयपाल के बाद क्या याद रखना है दोस्तों, रात्रिय। तो ये रात्रि याद रखना है दोस्तों। सबसे पहले हमने बात कर लिया दोस्तों नागभट्ट प्रथम, फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट द्वितीय, ये होगा। फिर उसके बाद हमने 4 बार एम देखा, तो मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय। फिर उसके बाद विजय रात्रि। तो विजय रात्रि आपको याद रखना है दोस्तों। विजय रात्रि में आपके जो पुराने शासक जितने भी हैं इनके बाद के वो आपको याद हो जाएंगे। तो विजय से आपका विजयपाल, रा से आपका राज्यपाल, त्रि से आपका त्रिलोचनपाल और ये या जो आ रहा है इससे आपका यशपाल। तो यशपाल जो है दोस्तों इस वंश का अंतिम शासक था। और राज्यपाल जो था दोस्तों महमूद गजनवी का समकालीन था, जिसकी डर की वजह से ये जो अपना राजगद्दी छोड़ के चले जाता है, तो इसकी हत्या बाद में जो विद्याधर चंदेल कर देता है और उसकी जगह पर त्रिलोचनपाल की जो है यहाँ पे स्थापना कर देता है, मतलब त्रिलोचनपाल को शासक बना देता है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय। तो ये तो हो गए आपके शुरू के 3 शासक। अब लगातार आपको 4 बार एम याद रखना है दोस्तों। 4 बार एम से क्या आपको मिहिर भोज, महेंद्रपाल, महिपाल, महेंद्रपाल द्वितीय। फिर उसका याद रखना आपको विजय रात्रि। तो 3 टुकड़ों में अगर आप याद रखोगे दोस्तों तो पूरे जो गुर्जर प्रतिहार शासक है आपको पूरे क्लियर हो जाएंगे और पूरे शासक आपको याद हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो राष्ट्रकूट वंश में भी आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है और इनके जो शासक हैं उनके संदर्भ में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रकूट वंश की जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसका जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग था। तो दंती दुर्ग दोस्तों जो है कल्याणी के जो चालुक्य शासक थे उनका जो आखिरी शासक था, उसको पराजित कर्क द्वितीय की जो है हत्या करके ये जो है दंती दुर्ग शासक बनता है। और दंती दुर्ग ने कल्याणी के चालुक्य शासक को जो है उन्मूलन करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो ये संस्थापक माना गया है राष्ट्रकूट वंश का। और इसका जो इसने निर्माण करवाया था, एलोरा के अंदर 10 अवतार मंदिर है उसका निर्माता दंती दुर्ग था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई सारे एग्जामों में पूछा गया कि एलोरा का एक तो कैलाशनाथ मंदिर का पूछा जाता है और एक एलोरा के 10 अवतार मंदिर का पूछा जाता है। तो एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कृष्ण प्रथम के समय, मगर एलोरा का जो 10 अवतार मंदिर है इसका निर्माण करवाया था दंती दुर्ग ने। ये बिल्कुल यूनिक फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों आ जाता है कृष्ण प्रथम। तो कृष्ण प्रथम ने क्या किया दोस्तों, एलोरा के अंदर जो कैलाशनाथ मंदिर है जो पत्थर की शिलाओं को काट के बनाया गया है दोस्तों, वो मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया दोस्तों। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों ध्रुव धारावर्ष। तो ध्रुव ने जो दोस्तों जैसे कि वत्सराज के समय यहाँ पे आपको बात की थी हमने कि गुर्जर प्रतिहार शासक जो वत्सराज था उसके समय त्रिसंघर्ष की जो है त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है। तो वहाँ पे वत्सराज होता है, पाल शासक धर्मपाल होता है और राष्ट्रकूट शासक भी जो कि उसमें जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहाँ पे जाके दोस्तों ध्रुव धारावर्ष जो त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत करता है। तो सबसे पहले दोस्तों वत्सराज जो धर्मपाल को पीट पाट के वहाँ से भगा देता है।
त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किस तरीके से दोस्तों, ये कन्नौज है। तो कन्नौज के ऊपर सबसे पहले आक्रमण को, मतलब यहाँ पे चक्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध को लेकर जो है यहाँ पे युद्ध चलता रहता है। तो युद्ध चलता रहता है, तो इसी बीच क्या करता है, धर्मपाल आके जो है इंद्रायुद्ध को जो है, चक्रायुद्ध को जो है यहाँ का शासक बना देता है दोस्तों। और जब यहाँ का शासक बनाया है दोस्तों, तो जो वत्सराज है मीर, वो गुर्जर प्रतिहार शासक, वो जाके उसको इंद्रायुद्ध को बिठा देता है और धर्मपाल से जो छत्र वगैरह छीन लाता है और इसको पीट पाट के इसको भगा देता है। तो दोस्तों ये जा ही रहा था रास्ते में, इसी समय दोस्तों राष्ट्रकूट शासक है ध्रुव धारावर जाके ये जो वत्सराज है इसको पीट देता है। तो इस तरीके से दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की जो है शुरुआत हो जाती है। तो ध्रुव धारावर्ष को जो त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत करता माना गया जो राष्ट्रकूट शासक था। फिर उसके बाद गोविंद तृतीय आता है, फिर उसके बाद अमोघ वर्ष आता है दोस्तों। अमोघ वर्ष ने जो कन्नड़ जो भाषा में कविराज की जो है यहाँ पे उसने रचना की, मतलब कविराज जो एक ग्रंथ है कन्नड़ साहित्य कविराज का जो इसने रचना की अमोघ वर्ष ने। उसका दूसरा एक संस्कृत भाषा में एक और रचना है दोस्तों, रत्नमालिका का लेखन जो है अमोघ वर्ष ने किया। और अमोघ वर्ष के बारे में आता है दोस्तों, इसने जो है लक्ष्मी में अपनी, जब वहाँ पे अकाल पड़ा था राष्ट्रकूट वंश में, तो इसने अकाल से बचने के लिए, अकाल के लिए अपनी उंगली को काट के जो है वहाँ पे भेंट की थी मंदिर में जाके। इसके बाद इंद्र तृतीय आता है दोस्तों। इंद्र तृतीय ने दोस्तों इसने भी त्रिपक्षीय संघर्ष में जो रुचि ली थी। वैसे अमोघ वर्ष भी गया था, गोविंद तृतीय भी गया था, ध्रुव धारावर्ष भी गया था और इंद्र तृतीय भी जाता है। तो इंद्र तृतीय ने दोस्तों जाके वहाँ पे कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। जब रामभद्र शासक होता है दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक होता है रामभद्र, उसी के समय जो है इंद्र तृतीय ने जाके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। और कन्नौज के ऊपर जो अधिकार करने वाला शासक कौन था, इंद्र तृतीय था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कृष्ण तृतीय। तो इसने जो है 949 ईस्वी में जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था उसमें इसने चोलों को हराया था दोस्तों। चोल वंश के शासकों को किसने हराया था दोस्तों, कृष्ण तृतीय ने हराया था। और किस युद्ध में हराया था, तक्कोलम के युद्ध में हराया था। इस तरीके से आपको ये जो सारे शासकों की क्रोनोलॉजी आपको मिल गई होगी। उसके बाद अंतिम शासक है दोस्तों गोविंद चतुर्थ। गोविंद चतुर्थ होता है। फिर उसके बाद कर्क द्वितीय जो होता है दोस्तों, इसका अंतिम शासक होता है दोस्तों। इसका जो अंतिम शासक कर्क द्वितीय, और ये जो दंती दुर्ग जो है ये, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने बताया था कि दंती दुर्ग ने जो है कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है चालुक्य वंश का जो कल्याणी के जो शासक थे उनको, कल्याणी के जो बादामी या वातापी के जो शासक थे, बादामी या वातापी के जो चालुक्य शासक थे, उसका अंतिम शासक था दोस्तों कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। ये क्लियर कर दिया हमने कि दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके जो वातापी या बादामी का जो चालुक्य वंश की जो शाखा का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको पराजित करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। यह आपको याद रखना है। और इसकी क्रोनोलॉजी हमने दे दी है आपको। किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले दंती दुर्ग आएगा, ये संस्थापक है। फिर उसके बाद कृष्ण प्रथम आएगा, फिर उसके बाद ध्रुव धारावर्ष आएगा, फिर गोविंद तृतीय आएगा, फिर अमोघ वर्ष आएगा, फिर इंद्र तृतीय आएगा, फिर कृष्ण तृतीय आएगा और फिर गोविंद चतुर्थ आएगा। इस तरीके से आपको जो है सभी को याद रखना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको भूलना नहीं है। और उसके बाद जो इसका अंतिम शासक होता है दोस्तों कर्क द्वितीय। इस कर्क द्वितीय की हत्या कौन कर देता है दोस्तों, तेलप द्वितीय इसकी हत्या करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना कर देता है दोस्तों। तो सबसे पहले कौन आता है दोस्तों, वातापी के चालुक्य आते हैं। फिर वातापी के चालुक्य को हटा के कौन आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों वातापी के चालुक्य शासक यहाँ पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों उनको हटा के कौन आ जाता है, राष्ट्रकूट आ जाता है। और राष्ट्रकूट को हटा के कौन आ जाता है दोस्तों, कल्याणी के चालुक्य शासक आ जाते हैं। तो वातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, पुलकेशिन प्रथम है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, दंती दुर्ग है। और यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है, तेलप द्वितीय है। इस तरीके से आपको जो 3 वंश की क्रोनोलॉजी और 3 वंश के संस्थापक आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, पाल वंश के जो शासक थे उनकी क्रोनोलॉजी और उनके संबंध में क्या क्या जानकारी है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल, इसको जो सत्ता किस तरीके से मिली इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। कि पाल वंश का जो शासन था वो बंगाल के अंदर स्थापित था। बंगाल के अंदर जब पाल वंश की स्थापना नहीं हुई थी, उससे पहले दोस्तों यहाँ पे मत्स्य न्याय वाली जो स्थिति चल रही थी। दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा था कि छोटी मछली, मत्स्य न्याय का मतलब होता है दोस्तों जो छोटी मछली होती है उसको बड़ी मछली खा लेती है। तो मतलब महाजन लोग जो छोटे लोगों का शोषण कर रहे थे, तो गरीब लोगों का, असहाय लोगों का, बड़े बड़े जो शक्ति वाले लोग थे वो आपस में जो दोस्तों छोटे बड़े को खा रहा था, फिर बड़ा उससे बड़े को खा रहा था। इस तरीके से दोस्तों शोषण का जो है यहाँ पे खेल चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। तो इसी सभी के क्रम में दोस्तों वहाँ के लोगों ने मिलकर गोपाल को जो है वहाँ का पाल वंश का संस्थापक बना दिया दोस्तों। तो इसने पाल वंश की नींव डाली और ये पाल वंश का संस्थापक है। फिर उसके बाद दूसरा शासक बनता है दोस्तों धर्मपाल। तो धर्मपाल क्या है दोस्तों, धर्मपाल को जो उत्तरापद का जो है स्वामी बोला है किसने, उदय सुंदरी कथा का एक लेखक है दोस्तों सोडल। तो इस सोडल की रचना का नाम याद रखना है दोस्तों आपको, उदय सुंदरी कथा। उदय सुंदरी कथा आपको याद रखना है दोस्तों, सोडल की रचना है। और सोडल ने धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी कहा है। और दोस्तों धर्मपाल की सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट उपलब्धि क्या है दोस्तों, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है दोस्तों। बंगाल के अंदर जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कि किसने की है दोस्तों, तो धर्मपाल ने की है। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है दोस्तों, कुमार जो कुमारगुप्त प्रथम है, जो गुप्त वंश का शासक है, उसने स्थापना की है। इस तरीके से आपको जो विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछ ले दोस्तों वल्लभी, जो वहाँ पे वल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गुजरात के अंदर है, जो मैत्रक शासकों से संबंधित उसको माना जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला क्यों पड़ा दोस्तों, तो विक्रम जो है शील इसकी उपाधि थी धर्मपाल की, विक्रमशील की उपाधि थी, इसी वजह से इसका नाम इसमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय पड़ा। और दोस्तों होता क्या है दोस्तों, बाद में जाके नालंदा विश्वविद्यालय का संचालन भी इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता है बाद में जाके। फिर उसके बाद हम बात कर लें दोस्तों देवपाल की। तो देवपाल मोस्ट इंपोर्टेंट शासक है दोस्तों। इसके संबंध में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 2021 का जो नेट का जो पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट वाला, उसके अंदर जो है बालपुत्र देव वाला जो है क्वेश्चन आया है। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कि जो शैलेंद्र वंशी शासक, जो जावा सुमात्रा में जो शैलेंद्र वंशी जो शासन कर रहे थे, शैलेंद्र वंश के शासक, उनका एक शासक आया था बालपुत्र देव। तो बालपुत्र देव ने जो है देवराज देवपाल के समय भारत की यात्रा की और नालंदा में एक विहार निर्माण करवाया था। तो ये क्वेश्चन कई सारे एग्जामों में लगभग 2-3-4 बार तो ये एनटीयूजी नेट में भी पूछा जा चुका है। और वैसे 2021 के अंदर भी जो ये क्वेश्चन बिल्कुल ताज़ा है, ये पूछा गया था। तो बालपुत्र देव ने जो शैलेंद्र वंशी शासक था बालपुत्र देव, उसने किस पाल वंश के शासक के समय या किस पाल वंश के शासक के साथ उसके संबंध थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों देवपाल के साथ उसके संबंध थे। और देवपाल के समय उसने भारत की यात्रा की थी और नालंदा के अंदर नालंदा के अंदर एक विहार का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, बालपुत्र देव ने करवाया था। किससे पूछ के, देवपाल से पूछ के। तो देव से देव याद रखना है दोस्तों, ये बालपुत्र देव में भी और इधर भी देव है। इसके बाद महिपाल प्रथम आ जाता है दोस्तों। तो महिपाल प्रथम की उपाधि मानी जाती है दोस्तों जब ये देवपाल आ जाता है। देवपाल के बाद में पाल वंश के अंदर जो है अव्यवस्था फैल जाती है, ये पतन की ओर जाने लगता है। तो उसी के बाद जो है महिपाल प्रथम आता है दोस्तों। छोटे मोटे शासक आते हैं, मगर छोटे मोटे शासक आने के बाद ये महिपाल प्रथम आता है और जो इस वंश की पुनः स्थापना करता है, इसलिए इसको दूसरा संस्थापक माना गया है। फिर उसके बाद दोस्तों इसी महिपाल प्रथम के बाद दोस्तों यहाँ पे केवर्त विद्रोह आ जाता है। तो केवर्त विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये अगर आपसे पूछे केवर्त विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये बंगाल के अंदर हुआ था। और किस वंश के शासकों के समय घटना है, तो ये पाल वंश के शासकों के समय हुआ था। जिसकी जानकारी किस में मिलती है दोस्तों, संध्याकर नंदी की जो ग्रंथ है रामचरित, उसके अंदर दोस्तों रामपाल चरित के अंदर जो है इसकी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद महिपाल प्रथम के बाद आता है दोस्तों रामपाल। और रामपाल के समय संध्याकर नंदी जो है महान विद्वान है, जिन्होंने रामचरित की स्थापना जो है इन्होंने लेखन किया था, जिसमें अपनी जो तुलना वाल्मीकि से की थी और रामपाल की तुलना भगवान राम से की थी। किसके अंदर की थी, रामचरित के अंदर। और दोस्तों उसके बाद आखिरी जो पाल वंश का शासक होता है वो मदन पाल होता है, तो इसको अंतिम शासक कहा गया है। इस तरीके से दोस्तों हमने सभी शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली है और इनकी क्रोनोलॉजी देख ली है। तो क्रोनोलॉजी में किस तरीके से आपको याद रखना है, सबसे पहले गोपाल आएगा, फिर धर्मपाल आएगा, फिर देव आएगा। तो गोपाल, धर्म, देव, मही, राम, मदन। तो गोपाल, धर्म, देव किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों, गोपाल, धर्मदेव,
धर्म देव महीराम मदन, मही राम मदन। तो दोस्तों वैसे तो कई सारे और भी शासक है इसके अंदर, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनता है, कई सारे एग्जामों में जो क्वेश्चन बना है उन्हीं को हमने जो है यहाँ पे रखा है। तो दोस्तों कई सारे एग्जाम में गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल तक का क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार गोपाल, धर्मपाल, मदनपाल इनका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। पहला आपको याद रख लेना है, फिर उसके बाद धर्मपाल आता है, फिर देवपाल आता है, फिर महिपाल आता है, फिर रामपाल, फिर मदनपाल आखिरी शासक है। बस आपको मदनपाल और गोपाल याद रखना है दोस्तों। कई सारे जो क्वेश्चन आपके ये दोनों से आपके क्लियर हो जाएंगे। अब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात कर लेते हैं दोस्तों। त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में भी अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपकी क्रोनोलॉजी या आपका मैच करने में जो क्वेश्चन आपका उलझ जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष की जो शुरुआत हुई है कन्नौज के ऊपर अधिकार करने के लिए होती है दोस्तों। कन्नौज जो है वर्धन वंश की जो है राजधानी थी। आप सभी को पता होना चाहिए कि पहले तो ये मौर्य वंश की राजधानी थी। फिर जब दोस्तों ग्रे वर्मा की हत्या हो जाती है तो उसके बाद राजश्री और उसका भाई हर्षवर्धन दोनों मिलकर कन्नौज से शासन करते हैं। फिर हर्षवर्धन के पश्चात दोस्तों वहाँ पे थोड़े बहुत शासक आते हैं। फिर उसके बाद यशोधर्मन आता है। फिर यशोधर्मन के बाद दोस्तों वहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष जो आयुध वंश आता है, आयुध वंश के बाद ही दोस्तों यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हो जाती है। तो चक्रायुध और इंद्रायुध के पश्चात यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत होती है, जिसकी शुरुआत कौन करता है दोस्तों? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक होते हैं, जिसमें राष्ट्रकूट वंश के शासक होते हैं और पाल वंश के शासक होते हैं। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों धर्मपाल जाता है। फिर धर्मपाल दोस्तों वहाँ पे एक शासक को बिठा देता है चक्रायुध को। फिर चक्रायुध को हटा के दोस्तों वत्सराज इंद्रायुध को बिठा देता है। तो इंद्रायुध को जब बिठा के दोस्तों ये वापस जा रहा था और धर्मपाल को पराजित कर देता है, तो उसी समय दोस्तों ध्रुवधारा वंश जो दक्षिण के अंदर राष्ट्रकूट वंश का शासक होता है वो जाके वत्सराज को पराजित कर देता है। इस तरीके से दोस्तों ये पहला जो है यहाँ पे चरण खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों दूसरा चरण स्टार्ट होता है। तो दूसरे चरण में भी दोस्तों नागभट्ट द्वितीय, गोविंद तृतीय और देवपाल के बीच में जो संघर्ष देखने को मिलता है। फिर तीसरा चरण आता है दोस्तों रामभद्र का। तो रामभद्र को दोस्तों अमोघवर्ष पराजित कर देता है और विग्रहपाल को भी पराजित कर देता है दोस्तों अमोघवर्ष प्रथम। फिर उसके बाद मिहिर भोज आता है दोस्तों। मिहिर भोज, अमोघवर्ष और नारायणपाल इन तीनों के बीच में संघर्ष होता है। आखिरी में दोस्तों महेंद्रपाल, कृष्ण द्वितीय और नारायण पाल के बीच में संघर्ष होता है। तो इस तरीके से दोस्तों इनकी क्रोनोलॉजी और इनका समय किसके समय जो कौन कौन सा राष्ट्रकूट या कौन सा पाल शासक था ये आपको याद रखना है दोस्तों। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, मगर कहीं से अगर कोई उठा के अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ये याद रख लेना, किसी भी तरीके से रट्टा मार के आप याद कर सकते हो। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों जो राजपूत वंश के जो शासक हुए हैं, राजपूत राजवंश, 4 राजवंश हुए, आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। जो पृथ्वीराज रासो है उसके अंदर अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है। तो उसमें 4 राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई है। आबू पर्वत के अंदर जो वशिष्ठ ऋषि थे उन्होंने अपना एक यज्ञ वगैरह किया और उस अग्निकुंड से उन्होंने जो 4 राजवंश की उत्पत्ति हुई। तो किस किस की उत्पत्ति हुई है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले प्रतिहार राजवंश की, फिर चालुक्य राजवंश की। चालुक्य दोस्तों ये गुजरात वाले हैं। फिर उसके बाद परमार राजवंश जो मालवा के अंदर स्थापित है। फिर अंत में दोस्तों चौहान राजवंश की स्थापना होती है। तो ये 4 राजवंश जो है अग्निकुंड से उत्पत्ति इनकी मानी जाती है। किस किस की मानी जाती है? प्रतिहार राजवंश की, चालुक्य राजवंश की, परमार राजवंश की और चौहान राजवंश की। इन सभी का दोस्तों आपने क्षेत्र सभी को पता होगा दोस्तों। ये प्रतिहार राजवंश आपको मालवा और राजस्थान के अंदर देखा मिलता है। चालुक्य राजवंश जो सोलंकी राजवंश के नाम से माना जाता है, तो दोस्तों ये गुजरात के अंदर है। परमार राजवंश जिसके परमार राजा भोज सबसे ज़्यादा फेमस है, ये मालवा के अंदर देखने को मिलता है। चौहान राजवंश दोस्तों ये राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों चौहान राजवंश की बात कर लेते हैं। चौहान राजवंश में कौन कौन क्या किस तरीके से इनका क्या क्या फेमस है ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो इसका जो चौहान राजवंश का जो संस्थापक है वो वासुदेव है। ये इस वंश के संस्थापक और इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? अहिच्छत्र और अजमेर, ये दोनों राजधानी थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अजमेर जो इनकी बाद में राजधानी बनती है, जिसको अजमेर जो अजय राज चौहान होते हैं वो अजमेर की स्थापना करते हैं और वही जो अजमेर को राजधानी बनाते हैं। इसके बाद वासुदेव के बाद आता है दोस्तों सिंधराज। सिंधराज दोस्तों ये जो
महाराजाधिराज की ये उपाधि धारण करता है दोस्तों। तो सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि कौन धारण करता है? सिंहराज जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक है चौहान वंश में। फिर उसके बाद विग्रहराज द्वितीय आता है दोस्तों। तो ये आशापुरी देवी का मंदिर का निर्माण करवाता है। भ्रगक्षु मतलब ये भरूच में जो है ये गुजरात के अंदर ये एक आशापुरी देवी का मंदिर का निर्माण करवाता है दोस्तों। फिर उसके बाद अजय राज आता है दोस्तों। अजय राज अजमेर का संस्थापक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों अजमेर के अंदर जो कई सारे अजमेर से अजय राज से रिलेटेड जो सागर अजय राज मंदिर और ये सारी चीज़ें जो बनवाई है वो अजय राज जो शासक था चौहान वंश का उसने इसका निर्माण करवाया था। और अजमेर का शासक कौन था दोस्तों? अजय राज था। और अजमेर को राजधानी बनाई चौहानों की। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अर्णोराज। अर्णोराज ने क्या किया दोस्तों? पुष्कर की जो झील है वहाँ पे एक बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया। ये कोई सा दूसरा मंदिर है दोस्तों, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो ये हम पीडीएफ जब देंगे उसके समय जब ये पता करेंगे कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे एक पुष्कर के अंदर जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया अर्णोराज ने। उसके बाद विग्रहराज चतुर आता है दोस्तों। विग्रहराज चतुर को आप सभी को पता होना चाहिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पे इन्होंने एक संस्कृत की एक पाठशाला की स्थापना की थी, जिसकी दीवारों पर जो इन्होंने हरे कली नाटक का जो है इन्होंने वहाँ पे अंकन करवाया था। और हरी कली नाटक जो विग्रहराज चतुर की रचना है, ये आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा अगर प्रतापी अगर शासक अगर माना जाएगा तो वो विग्रहराज चतुर्थ को माना जाएगा, क्योंकि इसने जो है तोमरों को भी जो पराजित किया था, जो दिल्ली के जो तोमर थे उनको भी पराजित किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। और फिर अंत में आता है दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय, जो अंतिम शासक होता है और सबसे प्रसिद्ध शासक होता है दोस्तों। और पृथ्वीराज तृतीय को किसने पराजित किया था दोस्तों? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो तराइन के पहले युद्ध में तो ये पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है, और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान जो है हार जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्रोनोलॉजी में कैसे याद रखना है दोस्तों? पहले वासुदेव आएंगे, फिर सिंहराज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर अजय राज, फिर अर्णराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, घेड़वाल वंश की बात कर लेते हैं। तो घेड़वाल वंश का जो संस्थापक था दोस्तों चंद्रदेव को संस्थापक माना जाता है। तो घेड़वाल वंश दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये घेड़वाल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। ये इलाका वहीं पे आता है, चंदावर वाला इलाका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर आता है, बुंदेलखंड वाला। और दूसरा आता है दोस्तों इसका सबसे फेमस शासक गोविंद चंद्र घेड़वाल। तो घेड़वालों ने दोस्तों एक तुरुस्क कर लगाया था। तो वो किसके ऊपर लगाया था दोस्तों? मुसलमानों के ऊपर लगाया था। जिस तरीके से मुसलमानों ने जजिया जो बाहर के जो अरब यात्री जो तुर्की शासक जो अफगान शासक आए उन्होंने हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाया था, उसी तरीके का एक कर जो है गोविंद चंद्र घेड़वाल ने मुसलमानों के ऊपर लगाया था, जिसको तुरुस्क दंड बोला जाता था दोस्तों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि तुरुस्क दंड नामक कर किससे वसूल किया जाता था, तो मुसलमानों से वसूल किया जाता था। और किस राजवंश ने मुसलमानों के ऊपर तुरुस्क दंड नामक एक कर लगाया था? तो वो घेड़वाल शासकों ने लगाया था, जिसमें गोविंद चंद्र घेड़वाल का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। ये कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, तुरुस्क दंड वाला। तो गोविंद चंद घेड़वाल ने सबसे प्रतापी शासक था। और इसका एक मंत्री था दोस्तों लक्ष्मीधर। इसने एक ग्रंथ की रचना की थी कृत्य कल्पतरु। युक्ति कल्पतरु नहीं है दोस्तों, युक्ति कल्पतरु अगर आपसे पूछेगा युक्ति तो वो भोज आएगा। भोज राज जो परमार राजा भोज है उसने युक्ति कल्पतरु के नाम से रचना की थी। मगर आपसे कृत्य कल्पतरु अगर पूछे जो राजनीति से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों, तो इसकी रचना किसने की थी? तो मंत्री था इसका लक्ष्मीधर, उसने की थी। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, इसकी जो एक मुद्रा थी बेटी हुई लक्ष्मी का अंकन उसमें देखने को मिलता है, जो स्वर्ण मुद्रा थी। तो दोस्तों स्वर्ण मुद्रा के ऊपर बेटी हुई लक्ष्मी का अंकन अगर आपसे पूछे कि किसकी मुद्रा पे देखने को मिलता है, एक तो गंगे देव के ऊपर मिलता है, फिर दूसरा जो है गोविंद चंद घेड़वाल की मुद्रा के ऊपर देखने को मिलता है। और इन्होंने दोस्तों उसी कलचूरी जो चेदी शासक है उसी का अनुकरण इन्होंने किया था दोस्तों। वो हम आगे देखेंगे कि गंगे देव की मुद्रा पे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद तोमारों की मुद्रा पे मिलेगा, घेड़वालों की मुद्रा पे मिलेगा, चंदेलों की मुद्राओं पे मिलेगा। तो 3-4 शासकों ने जो इसकी मुद्रा का अनुकरण किया था। तो बेटी हुई लक्ष्मी वाला जो आपको गोविंद चंद्र घेड़वाल की मुद्रा देखने को मिलती है। फिर उसके बाद दोस्तों विजय चंद्र आता है,
फिर अंत में आपको जयचंद्र आपको देखने को मिलता है। तो जयचंद्र को मोहम्मद गौरी ने हराया था चंदावर के युद्ध में, और ये संयोगिता के पापा है दोस्तों। संयोगिता कौन है? जो पृथ्वीराज चौहान इनकी पुत्री संयोगिता को उठाकर ले गया था स्वयंवर से। इस तरीके से आपको जयचंद्र को याद रखना है। और 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी से हार गया था जयचंद्र। इसके बाद दोस्तों आखिरी शासक होता है इसका हरिश्चंद्र, इसका अंतिम शासक है। तो किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों? सबसे पहले चंद्रदेव, फिर गोविंद चंद्र, फिर विजय चंद्र, जयचंद्र और हरिश्चंद्र। तो सारे गेड़वाल शासकों में चंद्र है दोस्तों। तो जिसमें सबसे पहले चंद्र आएगा वो सबसे पहला शासक माना जाएगा, चंद्र। फिर जितने भी शासक आएंगे दोस्तों वो सारे चंद्र वाले बाद के शासक हैं। तो गोविंद चंद्र में चंद्र पहले आ रहा है तो ये प्रथम संस्थापक है। फिर गोविंद चंद्र, फिर विजय चंद्र, फिर जयचंद्र, फिर हरिश्चंद्र। और जयचंद्र है दोस्तों यही मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। और गोविंद चंद्र घेड़वाल ने तुरुस्क दंड नामक कर लगाया था किसके ऊपर? मुस्लिमों के ऊपर। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हो जाता है घेड़वाल वंश से संबंधित। फिर उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों सेन वंश की स्थापना। हम किस तरीके से दोस्तों, हमने सेन वंश पहले पाल वंश की बात करी थी। तो पाल वंश की जो लोकेशन थी बंगाल, और उसी बंगाल में दोस्तों पाल वंश के बाद जब पाल वंश का पतन हो जाता है, मदन पाल जो पाल वंश का अंतिम शासक होता है, फिर उसके बाद दोस्तों सेन वंश की स्थापना होती है इसी इलाके में, बंगाल वाले इलाके में ही सेन वंश की स्थापना होती है। और इनको ब्रह्मक्षत्री कहा गया है दोस्तों। इनका कार्य जो है दोस्तों ब्रह्मक्षत्री की वजह से ये इनको ब्रह्मक्षत्री कहा गया है दोस्तों सेन वंश को। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है दोस्तों। एनटीए यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया कि ब्रह्मक्षत्री किसको कहा गया है? तो सेन वंश के शासकों को ब्रह्मक्षत्री कहा गया है। और दोस्तों इसका जो सबसे पहला जो संस्थापक था ये सामंत सेन था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसका नाम सामंत है मगर ये सेन वंश का संस्थापक था। फिर दूसरा शासक आता है दोस्तों विजय सेन। विजय सेन की देवपाड़ा प्रशस्ति है दोस्तों, ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट। देवपाड़ा प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो विजय सेन से है। वो देवपाड़ा प्रशस्ति का लेखक कौन है ये आपको कमेंट्स करके बताना है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन ने 2 ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों खगोल विद्या के ऊपर, एक तो दान सागर और एक अद्भुत सागर। तो दोस्तों इसने दान सागर तो पूरा कर लिया था मगर अद्भुत सागर ये पूरा नहीं कर पाया था, जिसका जो है पूर्ण उसका लक्ष्मण सेन ने किया था। मतलब उसके पुत्र लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को जो पूर्ण किया था। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों लक्ष्मण सेन आता है। तो लक्ष्मण सेन के बारे में आता है मिनाज उस सिराज ने इसको हिंद का खलीफा कहा है। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मिनाज उस सिराज ने किसे हिंद का खलीफा कहा है, तो लक्ष्मण सेन को कहा है। और इसी के समय दोस्तों बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो आग लगाई थी और नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाई थी, वो इसी के समय लक्ष्मण सेन के समय बंगाल के ऊपर आक्रमण करके और इसको हटा दिया था। और बंगाल में जो है तुर्की राजवंश की स्थापना हुई थी। और इसके समय दोस्तों जयदेव जो है यहाँ पे गीत गोविंद के जो रचयिता है जयदेव, वो इसी के समय जो दरबारी कवि थे। और उनको जो है पीयूष वर्ष की जो है इसने उपाधि प्रदान की थी। तो गीत गोविंद और प्रसन्न राघव नाम से इन्होंने जो है जयदेव ने अपनी रचनाएं की थी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसकी क्रोनोलॉजी कैसी है? पहले सामंत सेन आएंगे, फिर विजय सेन आएंगे, फिर बल्लाल सेन आएंगे, फिर लक्ष्मण सेन आएंगे। बल्लाल सेन के बारे में क्या याद रखना है? दान सागर, अद्भुत सागर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो अद्भुत सागर की जो है इन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे, तो लक्ष्मण सेन ने इसको पूरा किया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, मालवा का परमार राजवंश की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो मालवा के परमार राजवंश की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ, तो परमार वंश का जो संस्थापक था वो सबसे पहले हम बात करते हैं उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। तो ये तो हमारा संस्थापक होगा। फिर उसके बाद दोस्तों हर्ष आता है। हर्ष को ही शीयक द्वितीय कहा जाता है। तो ये हर्षवर्धन अलग है दोस्तों। हर्ष नाम के 3 शासक होते हैं, एक तो हर्षवर्धन हो गया हर्ष, दूसरा परमार राजा हर्ष, और तीसरा हम कश्मीर के अंदर हर्ष बात करेंगे जो आपको वो उसमें लोहार वंश में आपको हर्ष नाम का एक शासक देखने को मिलेगा। तो ये हर्ष शीयक द्वितीय और हर्ष दोनों एक ही है। इसने राष्ट्रकूटों के ये सामंत थे दोस्तों। आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ये फैक्ट याद रखना है कि परमार जो शासक थे राष्ट्रकूट वंश के सामंत थे। तो उसकी सामंत का जूड़ा किसने उतार के फेंका था दोस्तों? हर्ष ने फेंका था। तो राष्ट्रकूटों की अधीनता से मुक्त कराया किसने? परमारों को हर्ष ने कराया। हर्ष को शीयक द्वितीय बोला जाता है। और इसको हूणों का विनाशक कहा जाता है दोस्तों। हूणों का विनाशक किस लिए कहा जाता है दोस्तों? हूण वंश के जो राजकुमारों थे उनको जो है इसने पराजित करके उनकी हत्या कर दी थी, और उनके जो है रानीवासों को जो है वैद्यवास में बदल दिया था दोस्तों। हर्ष को या शीयक द्वितीय को, ये दोनों एक ही नाम है।
इसके बाद दोस्तों अगला शासक आता है वाक्यपति मुंज। तो मुंज परमार इसको बोला जाता है या वाक्यपति मुंज भी बोला जाता है। तो ये चालुक्य शासक तेलप द्वितीय को इसने 6 बार पराजित किया था दोस्तों। तो इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो होता क्या था दोस्तों कि चालुक्य शासक वाक्यपति मुंज परमार जो था, ये जो है अपना धार से जो है अपना शासन स्थापित कर रहा था। तो तेलप द्वितीय जो है कल्याणी का चालुक्य शासक था। तो ये नर्मदा नदी पार करके और इससे बार बार युद्ध करने आता था। तो कितनी बार युद्ध करने आया दोस्तों? तो ये एक बार युद्ध करने आया तो मुंज परमार ने इसको पीट के भगा दिया। फिर दूसरी बार युद्ध करने आया तो फिर इसको पीट के भगा दिया। तो तीसरी बार करने आया तो तीसरी बार भी इन्होंने फिर अच्छे से बढ़िया से दबा के इसको मारा। तो ऐसे करते करते ये 6 बार आता है दोस्तों, और 6 बार ही ये तेलप द्वितीय जूते खा के यहाँ से जाता है। तो 6 बार तक तो दोस्तों इसने बढ़िया से इसकी खातिरदारी करके इसको बढ़िया ठोक पींच के भगा दिया। मगर दोस्तों जब 6 बार ये पिट जाता है तो 6 बार के बाद तो अब ये नहीं आता है भाई साहब, ये पिट गया है तो इसको तो मतलब इसका तो अब यूँ मान लो कि काम हो गया। मगर मुंज परमार के दिल में क्या ये मतलब क्या बेवकूफ़ी करता है मुंज परमार, तो ये 6 बार तो पीट देता है इधर, मगर इसका एक प्रधान जो सेनापति होता तो वो उससे राय नहीं लेता है, और वो उसके बिना राय के ही जो नर्मदा नदी क्रॉस करके मतलब किस बहाने से जाता है कि मैंने 6 बार इसको पीट दिया तो मैं क्यों ना अब इसके वहीं पे जाके इसको पीट के आऊँ। तो पहले तो दोस्तों ये इधर आके तेलप द्वितीय इससे पिट के जाता था। तो अब मुंज परमार क्या करता है दोस्तों, मुंज परमार उसके इलाके में जाके और उसको पीटने की कोशिश करता है। और इसका सेनापति इसको मना करता है, मगर ये फिर भी ये नर्मदा नदी क्रॉस करके तेलप द्वितीय के पास जाता है और तेलप द्वितीय से ये युद्ध करता है कि आ बेटा अब आ, मैंने तुझे मेरे एरिया में भी पीटा, मगर अब मैं तेरे एरिया में भी पीटूंगा। तो ऐसे करके इससे युद्ध करता है। मगर ये युद्ध करता है दोस्तों तो तेलप द्वितीय इसको पराजित कर देता है, और इसको पराजित करके इसको जो कारागार में डाल के इसकी हत्या कर देता है, किसकी? मुंज परमार की। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये बेवकूफ़ी करता है, 6 बार जीतने के बाद 7वीं बार में ये खुद हार जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों सिंधुराज। तो वाक्यपति मुंज के दोस्तों ये 2 पुत्र होते हैं, एक तो सिंधुराज और एक भोज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको याद भोज नहीं मतलब सिंधुराज इसका पुत्र होता है, और सिंधुराज का पुत्र होता है राजा भोज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो सिंधुराज के बारे में क्या आता है दोस्तों, इसको नव शैशांक चरित जो है इसका एक लेखक है पद्मगुप्त ने लिखा है। तो नव शैशांक चरित जो नव शैशांक जो है किसकी उपाधि थी? सिंधुराज की उपाधि थी। और नव शैशांक किसके लिए लिखी दोस्तों? पद्मगुप्त ने सिंधुराज के लिए लिखी है। पद्मगुप्त की रचना है नव शैशांक चरित, जिसका जो शीर्षक सिंधुराज का जो टाइटल था उसी के ऊपर बनाया है। फिर सिंधुराज का पुत्र होता है भोज परमार। तो भोज परमार के बारे में तो जितना कहो उतना कम है, इनके लिए तो एक क्लास लेना पड़ जाएगी अलग से। तो इनके बारे में बस हम ब्रीफ में ये जान लेते हैं कि इन्होंने एक सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी, मतलब सरस्वती विद्यालय की स्थापना भी की थी इन्होंने। कहाँ पे की थी दोस्तों? इन्होंने धारापुरी मतलब धार नगरी, जो धार है मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ पे इन्होंने एक सरस्वती मंदिर या सरस्वती विद्यालय की स्थापना की थी। फिर आखिरी शासक होता है दोस्तों उदयादित्य, फिर उसके बाद नरवर्मा, फिर उसके बाद यशोवर्मा। तो यशोवर्मा जो है दोस्तों मालवा के परमार वंश का अंतिम शासक होता है। तो आपको इतना कुछ तो याद नहीं रखना, मगर आपको मोस्ट जो शासक है वो याद रखना है। तो कैसे याद रखना है दोस्तों? उपेंद्र हर्ष, उपेंद्र सियक द्वितीय, वाक्यपति मुंज, सिंधु और भोज परमार। तो भोज परमार तक के शासकों को आपको याद रखना है दोस्तों। तो किस तरीके से याद रखना? उपेंद्र सियक मुंज सिंध भोज, मुंज सिंध भोज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो उपेंद्र सियक मुंज सिंध भोज, इस तरीके से आपको ये मालवा के शासकों की क्रोनोलॉजी याद हो जाएगी। इसके बाद चंदेल शासकों की बात कर ले दोस्तों। चंदेल शासकों का में जो संस्थापक है वो नन्नुक था। तो अगर ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी के अंदर भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी जो 2021 के अंदर जो यूपीएससी का एग्जाम हुआ है 2021-22 के अंदर, उसमें नन्नुक वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नन्नुक जो किस वंश का संस्थापक है, मैच करने वाला क्वेश्चन आया था, मतलब किससे यह संबंधित था, तो चंदेल वंश से संबंधित था। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर देखने को मिला था। तो नन्नुक जो चंदेल वंश का संस्थापक था। फिर उसके बाद दोस्तों हर्ष आता है। तो एक हर्ष तो हमने अभी देखा दोस्तों परमार वंश में, एक हर्ष हमारा हर्षवर्धन में, एक हर्ष हमारा चंदेल वंश में, और एक हर्ष आपको जो है कश्मीर का जो लोहार वंश है उसमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के आपको 4 हर्ष देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद एक यशोवर्मन आ गया दोस्तों। यशोवर्मन भी आपको 3 मिलेंगे, मतलब 3 या 4। तो किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों? यशोवर्मन आता है एक सबसे पहले हर्ष के बाद, मतलब हर्ष से पहले आता है एक यशोवर्मन। एक यशोधर्मन आता है सबसे पहले हर्ष से पहले। यशोधर्मन नाम का एक शासक आता, यशोधर्मन। फिर उसके बाद दोस्तों हर्ष आता है कन्नौज पे। फिर हर्ष के बाद आता है यशोवर्मन।
यशोवर्मन। तो आपको किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, ABCD अगर हम जब बोलते हैं तो सबसे पहले डी आता है, मतलब डी पहले आता है और वी बाद में आता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो डी वाला जो नाम है यशोधर्मन वो पहले आएगा और वी वाला जो नाम है यशोवर्मन बाद में आएगा। इसी तरीके से दोस्तों अब जितने भी जो यशोवर्मन आ रहे हैं वो सब बाद के आएंगे, क्योंकि यशोवर्मन एक ये आ गया, फिर एक यशोवर्मन ये आ रहा है, और एक यशोवर्मन आपको जो है दोस्तों ये चंदेल शासकों में देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आपको 3 यशोधर्मन और यशोवर्मन देखने को मिले हैं। तो यशोधर्मन हर्ष से पहले और बाकी के 2 जो यशोवर्मन है वो हर्ष के बाद वाले हैं। तो इसने क्या किया दोस्तों, खजुराहो के अंदर जो लक्ष्मण मंदिर है उसका निर्माण करवाया यशोवर्मन ने। इसके बाद दोस्तों धंग आता है। तो धंग ने जो प्रयाग में जो जल समाधि ली थी और कई सारे जो खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण करवाया था धंग ने। तो धंग का जो यही मानने में आता है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो मंदिरों का निर्माण धंग ने करवाया था। जो खजुराहो के अंदर जो मंदिर देखने को मिलते हैं वो सब मंदिरों में सबसे ज़्यादा धंग के निर्माण कार्य है। इसके बाद दोस्तों विद्याधर आता है। तो विद्याधर गजनवी का समकालीन होता है। तो महमूद गजनवी जब भारत के ऊपर आक्रमण करता है तो सभी को तो वो पराजित कर देता है, मगर विद्याधर को पराजित नहीं कर पाता है। दोनों के बीच में संधि होती है। तो दोस्तों इसको संधि के विरुद्ध जो है ये एक अपनी कविता लिखता है महमूद गजनवी की तारीफों के लिए। तो विद्याधर चंदेल किसका समकालीन है दोस्तों, महमूद गजनवी का समकालीन है। और इसी ने जो राज्यपाल की जो हत्या की थी दोस्तों, पृथ्वीहार शासक जो राज्यपाल था उसकी हत्या की थी। उसके बाद परमर्दी देव आता है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको पराजित किया था। परमर्दी देव के बारे में ये भी आता है दोस्तों कि इसने पृथ्वीराज चौहान से भी युद्ध किया था, जिस युद्ध में दोस्तों आला और उदल दोनों लड़ने गए थे और आला उदल उसी युद्ध में शहीद हुए थे। तो आला उदल का संबंध दोस्तों परमर्दी देव के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो सबसे पहला शासक है आपका नन्नुक, दूसरा है हर्ष, तीसरा है यशोवर्मन, चौथा है धंग, पांचवा है विद्याधर और छठा है परमर्दी देव। तो ये तो आपको क्रोनोलॉजी में बस आपका 4 शासक आपको याद रखना है, नन्नुक, यशोवर्मन, धंग और विद्याधर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम बात कर ले दोस्तों चालुक्य जो सोलंकी वंश है गुजरात का, उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वंश है, इससे भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले इसकी बात कर ले दोस्तों, ये संस्थापक कौन है इसका। तो मूलराज प्रथम जो था दोस्तों चालुक्य वंश का संस्थापक था। इसके बाद दोस्तों मूलराज प्रथम के मध्य में फिर बाद में आता है दोस्तों इसका अगला शासक आता है भीमदेव प्रथम। और भीमदेव प्रथम के समय दोस्तों महमूद गजनवी का आक्रमण होता है और इस भीमदेव प्रथम को जो पराजित करके और सोमनाथ मंदिर को लूट के चला जाता है। कौन चला जाता है दोस्तों, महमूद गजनवी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों जय सिंह सिद्धराज आता है, जिसके दरबारी होते हैं हेमचंद्र। और इसी हेमचंद्र के प्रभाव में आके दोस्तों जय सिंह सिद्धराज जो जैन धर्म जो ये हेमचंद्र होता है ये जैन धर्म से संबंधित होता है और ये कई सारी जो जैन धर्म की जो ये साहित्य जो लिखता है। और इसकी रचना है सबसे ज़्यादा फेमस सिद्धोम जो इसकी रचना होती है। और ये दोस्तों इसी का एक और दरबारी होता है श्रीपाल। श्रीपाल ने जो वैराचन पराजय की जो है इसने रचना की थी। तो ये दोनों जो इसी के नाम के साथ जुड़े हुए जय सिंह सिद्धराज के साथ ही। और जय सिंह सिद्धराज जो काफ़ी ज़्यादा सहिष्णु शासक था दोस्तों। इसने जो 1 लाख बलोत्रा देके जो एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसी ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। जो मंदिर के ऊपर जब यात्रा करते थे वो जो यात्रा कर को इसी ने समाप्त किया था दोस्तों जय सिंह सिद्धराज ने। और अपनी माँ के कहने पर इस तीर्थ यात्रा कर को इसने समाप्त किया था, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कुमारपाल। तो कुमारपाल दोस्तों इसकी जो जानकारी है वडनगर प्रशस्ति में जो इसकी जानकारी मिलती है। और जय सिंह सूरी जो इसके दरबारी हैं दोस्तों, इसने जो है जय सिंह सूरी ने जो है कुमारपाल चरित की रचना की थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और कुमारपाल जो एक जैन मत अनुयायी था दोस्तों, ये जैन धर्म को फॉलो करने वाला शासक था। इसने अपने जो शासन काल के अंदर इसने मद्य निषेध, जुआ निषेध और पशुवध निषेध, ये सारी चीज़ों का निषेध इसने कर दिया था दोस्तों कुमारपाल ने। जो कुमारपाल किसका शासक था, चालुक्य राजवंश जो गुजरात के चालुक्य या सोलंकी वंश थे उसका शासक था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों अजयपाल। तो अजयपाल दोस्तों ये शैव शासक होता है और इसने जैन साधुओं की हत्याएं की थी दोस्तों, जैन साधुओं की हत्याएं की थी सबसे ज़्यादा। और अजयपाल ने जो है शैव धर्म का जो है यहाँ पे उत्थान किया था। इसके बाद अगला शासक आता है दोस्तों भीमदेव द्वितीय।
तो भीमदेव द्वितीय दोस्तों, वैसे वैसे मूलराज द्वितीय आता है, फिर मूलराज द्वितीय के बाद भीमदेव द्वितीय आता है। तो हम यहाँ पे भीमदेव द्वितीय को पढ़ेंगे, जिसके समय मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। और इस आक्रमण में दोस्तों भीमदेव द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो किस तरीके से याद रखना है दोस्तों, भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो भीम प्रथम को तो हरा दिया, पर भीम द्वितीय मतलब डबल हो गया दोस्तों। तो डबल हो गया तो इसने गौरी को हरा दिया। तो प्रथम वाला तो हार जाता है, मगर जब दो हो जाते हैं भीम द्वितीय मतलब भीम दो हो गया। तो पहले भीम एक था तो हार गया, मगर भीम जब दो हो जाता है तो वो इन गौरी को हरा देता है। तो कब हराता है दोस्तों, 1178 में माउंट आबू का जो मैदान है वहाँ पे इसको हरा देता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, कलचुरी चेदी वंश की बात कर लेते हैं। तो कलचुरी चेदी वंश की हमने पहले भी बात की थी दोस्तों। इसका एक शासक है गंगेदेव, जिसकी बेटी हुई लक्ष्मी की आकृति जो सोने के सिक्के हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कलचुरी चेदी वंश का जो शासक है सबसे पहला इसका संस्थापक वामराज जो है इसका संस्थापक था। और इसके बाद दोस्तों इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कोक्कल प्रथम था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कलचुरी चेदी वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन है, कोक्कल प्रथम है। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि कोक्कल प्रथम का संबंध किस राजवंश से था, तो कलचुरी चेदी वंश से था। इसके बाद दोस्तों इसका अगला शासक आता है युवराज प्रथम। तो युवराज प्रथम कोई दोस्तों दोस्तों इसी के दरबारी जो राजशेखर जो इसी के दरबारी थे दोस्तों। हमने जैसे बात की थी कि महिपाल और महेंद्रपाल, और महिपाल के जो दरबारी जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे महेंद्रपाल और महिपाल, तो उन दोनों पे तो ये अपना दरबारी रहते ही थे, मगर उन दोनों के बाद दोस्तों युवराज प्रथम के जो दरबारी बन जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों युवराज प्रथम के दरबारी कौन बन जाते हैं, राजशेखर, जो महिपाल और महेंद्रपाल के दरबारी भी रह चुके। तो कितनी जगह दोस्तों राजशेखर का राज जो इन्होंने राजश्रेय लिया, तो एक तो महेंद्रपाल के यहाँ लिया, दूसरा महिपाल के यहाँ लिया, तीसरा युवराज प्रथम के यहाँ लिया। और यहाँ पे रखे दोस्तों इन्होंने काव्य मीमांसा और वित्साल भंजिका की रचना की थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि राजशेखर ने काव्य मीमांसा और वित्साल भंजिका की जो रचना की थी वो किसके दरबार में की थी, तो कलचुरी चेदी शासक युवराज प्रथम के दरबार में की थी। फिर दूसरा अगला शासक आता है दोस्तों गंगेदेव। तो गंगेदेव वाला सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन यहीं से ये पूछा जाता है दोस्तों। उत्तर गुप्त का उत्तर जो पूर्व मध्यकाल है उसके संबंध में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूर्व मध्यकाल में किसने सोने की मुद्राएं चलाई थी, तो दोस्तों सोने की मुद्रा चलाने का जो सबसे पहला श्रेय अगर देखा जाए तो कलचुरी चेदी वंश के शासक है गंगेदेव। उन्होंने सोने की मुद्रा चलाई थी जिसके ऊपर बैठी हुई लक्ष्मी का आकृति का अंकन था। और इन्हीं मुद्रा का जो है इन्होंने जो है चंदेल गहेड़वाल और तोमर शासकों ने अनुकरण किया था। दोस्तों हमने जैसे बात की थी गोविंद चंद गहेड़वाल ने भी इस मुद्रा को चलाया था, चंदेल शासकों ने भी इस मुद्रा को चलाया था और तोमर शासकों ने भी इस मुद्रा को चलाया था। तो सबसे पहले इस मुद्रा को चलाया था गंगे देव ने, जो कलचुरी चेदी वंश के शासक थे। फिर उसके बाद गोविंद चंद गहेड़वाल ने भी इस मुद्रा को चलाया था, जो हमने अभी पढ़ा है। इसके बाद दोस्तों इसका अगला शासक आता है लक्ष्मीकर्ण। तो लक्ष्मीकर्ण भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको मध्ययुगीन का नेपोलियन कहा जाता है। तो मध्य युग का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों, लक्ष्मीकर्ण को कहा जाता है। तो किस तरीके से इसकी क्रोनोलॉजी है, वामराज, कोक्कल प्रथम, युवराज प्रथम, गंगेदेव और लक्ष्मीकर्ण। तो इस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। तो गंगेदेव जो मुद्रा चला रहा है लक्ष्मी की, तो वो लक्ष्मी बाद में आती है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो वामराज में आ गया पहला संस्थापक, फिर प्रथम प्रथम आपको याद रखना है कोक्कल प्रथम, युवराज प्रथम, फिर गंगेदेव एक मुद्रा चला रहा है लक्ष्मी आकृति की, तो वो लक्ष्मी आकृति इसके बाद आती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कश्मीर के राजवंश। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों। कश्मीर के राजवंश से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों कश्मीर का जो राजवंश है उनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, उनके शासकों की क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों कश्मीर के राजवंश में जो चार राजवंश ने शासन किया था, कारकोट वंश, उत्पल वंश, यशकर वंश और लोहार वंश। तो दोस्तों कारकोट वंश का जो संस्थापक था वो तो दुर्लभ वर्धन, उत्पल वंश का जो संस्थापक था वो अवंती वर्मन, और यशकर वंश का शासक था यशस्कर वंश, यशस्कर वंश के संस्थापक था। लोहार वंश का जो संस्थापक था वो संग्राम राज था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपको वंश की भी क्रोनोलॉजी याद रखना है और जो संस्थापक है उनकी क्रोनोलॉजी याद रखना है। इसी के संदर्भ में और चीज़ें याद रख लें दोस्तों। कारकोट वंश का जो महत्वपूर्ण शासक है वो ललितादित्य मुक्तापीड़ था, जो हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्षवर्धन का नहीं, यशोवर्मन का समकालीन था दोस्तों, ये ललितादित्य मुक्तापीड़। फिर उसके बाद ये हो गया यशोवर्मन जो समकालीन था ललितादित्य मुक्तापीड़। उसके बाद उत्पल वंश का एक
महान शासक होता है दोस्तों, इसमें जो फेमस शासक माना जाता है शंकर वर्मन को माना जाता है। यशस्कर वंश का जो है रानी दिद्दा सबसे ज़्यादा फेमस मानी जाती है, जो क्षेमगुप्त शासक की पत्नी होती है, उसके साथ ही जो ये शासन का संचालन करती है। और रानी दिद्दा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। लोहार वंश में संग्राम राज के बाद दोस्तों अनंत, हर्ष और जय सिंह इनका नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों। कारकोट वंश का जो शासकों की क्रोनोलॉजी है वो कई सारे एग्जामों में पूछी गई है, तो किस तरीके से आपको याद रखना है दोस्तों। कारकोट वंश का जो संस्थापक है कौन है, दुर्लभ वर्धन। फिर दुर्लभ वर्धन तो ये संस्थापक हो जाता है, मगर इसके बाद दोस्तों दुर्लभक आता है, तो दुर्लभक की उपाधि होती है प्रतापादित्य। फिर उसके बाद दोस्तों चंद्रपीड़ आता है, वो आता है दोस्तों वज्रादित्य। फिर तारापीड़ आता है, उसका उदयादित्य। फिर आता है मुक्तापीड़, उसका आता है ललितादित्य। फिर आखिरी में आता है इसका जयापीड़, उसका आता है विनयादित्य। तो ये याद रखना है किस तरीके से दोस्तों। सबसे पहला शासक आता है दोस्तों दुर्लभ वर्धन, फिर उसका पुत्र होता है दुर्लभक। अब दुर्लभक के दोस्तों 3 पुत्र होते हैं, कौन कौन होते हैं दोस्तों, चांद, चांद, तारा, मोती। तो किसके पुत्र है दोस्तों, ये दुर्लभक के पुत्र हैं। तो चांद, तारा, मोती किस तरीके से याद रखना है दोस्तों। चांद, चंद्र से आपको याद रखना है, चंद्र कैसा होता है दोस्तों, वज्र। वज्र मतलब लोहा, लोहा जैसा मतलब बिल्कुल पक्का ठक्का होता है चांद। तो चांद की जो उपाधि है दोस्तों वज्र जैसी उपाधि है, वज्रादित्य। अब तारा की उपाधि क्या है दोस्तों, तारा की उपाधि है तो दोस्तों उदयादित्य। तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, तारा यानी उदय होता है। जैसे हमारा दिन होता है, दिन से जैसे हमारी इवनिंग वाला टाइम आता है, तो इवनिंग वाले टाइम में तारे उदय होते हैं। तारे मतलब राइज होते हैं। तो आपको जैसे जैसे सन राइज होता है, वैसे ही तारे भी जो हमारे राइज होते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, तारा उदय हुआ, तो तारा उदय कैसे हुआ, तारापीठ उदयादित्य। और मुक्तापीठ को किस तरीके से याद रखना है, मुक्तापीठ तो आपको सभी को पता होगा, ललितादित्य मुक्तापीठ ये फेमस शासक है, तो इसके नाम के साथ ही जुड़ा रहता है कि ललितादित्य मुक्तापीठ ये दुर्लभक का पुत्र था। फिर उसके बाद जयपीठ आता है, तो जयपीठ जय, विनय। तो जो विनय रहेगा वही जय करेगा, तो विनय जय से आपको ये याद रखना है दोस्तों, जय विनय, जय विनय। अगर 2-4 बार बोलोगे तो ये आपका माइंड में ये सेट हो जाएगा। तो किस तरीके से आपको याद रखना है, सबसे पहले दुर्लभ वर्धन, फिर दुर्लभक आता है, फिर दुर्लभक के 3 पुत्र आते हैं दोस्तों बैक टू बैक, चांद, तारा, मोती। फिर उसके बाद जयपीठ आता है, जिसकी उपाधि विनयादित होती है, तो जो विनय होगा वही जय करेगा। इस तरीके से आपको कारकोट वंश के जो शासक हैं उनकी क्रोनोलॉजी याद हो गई होगी। फिर उसके बाद कश्मीर की जो महिला शासिका है उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसके ऊपर हमने जो ट्रिक वाली वीडियो बनाई है, अगर आप चाहो तो हमारी प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो इस वीडियो को आप देख सकते हो। एक बार और हम इसकी ट्रिक को आप बता देते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों यशोवती की। तो यशोवती जो शासक महिला शासिका थी, ये गोनंद वंश की महिला शासिका थी। फिर उसके बाद एक महिला शासिका आती है सुगंधा, ये उत्पल वंश की महिला शासिका होती है। फिर उसके बाद आती है रानी दिद्दा, ये यशस्कर वंश की शासक होती है, जो क्षेमगुप्त होता है उसकी पत्नी होती है। फिर बाद में आती है दोस्तों सूर्यमती। तो सूर्यमती लोहार वंश का जो शासक होता है अनंत, उसकी पत्नी होती है। तो जो अनंत जो काफ़ी ज़्यादा कर्जदार होता है और वो सुसाइड कर लेता है, और हर्ष के कारनामों को देख के वो सुसाइड कर लेता है। तो हर्ष जो काफ़ी ज़्यादा जो उत्पीड़न करता है, काफ़ी ज़्यादा अत्याचार करता है कश्मीर में, उसको देख के जो उसका जो पिताजी हैं अनंत, वो सुसाइड कर लेते हैं, और अनंत के सुसाइड करने के बाद सूर्यमती सती हो जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। और इसका उल्लेख जो कश्मीर का जो राज के इतिहास का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है कल्लड़ की राजतरंगी, उसके अंदर सूर्यमती के सती होने का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको 4 वंश और 4 रानियों का हमने बता दिया है। अब 4 रानियों को आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, तो आपको ट्रिक बताई थी हमने पहले वाले वीडियो में, तो यशोवदती से आपको ट्रिक मिलाना है। तो यशोवदती से आप किस तरीके से याद रखोगे दोस्तों, यशोवती में सबसे पहले या आ रहा है, तो या से आपका यशो हो गया, यशोवती। अब सा आ रहा है, सेकंड वर्ड आपका सा आ रहा है, तो सा से आपका सुगंधा हो गया। अब वहाँ से आपको साइलेंट रखना है, वहाँ से कुछ नहीं करना है। फिर दा आ रहा है, तो रानी दिद्दा आ जाएगा, दिद्दा से दा। और ती से आपका सूर्यमती। तो इस तरीके से आपका यशोवदसी से चारों महिला शासिकाओं की आपकी क्रोनोलॉजी बन जाती है। तो या से यशोवती, सा से सुगंधा, वह आपका साइलेंट है। फिर दा आ रहा है, दा से आपकी दिद्दा, और आखिरी में ता आ रहा है, उससे आपकी सूर्यमती। इस तरीके से आपकी जो सारी क्रोनोलॉजी आपकी बन गई होगी। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे आपको, जिसको कमेंट्स करके आपको जो इसका आंसर देना है दोस्तों। और कमेंट्स आपको सभी को करना है दोस्तों, कमेंट्स करना बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपको जो है कमेंट्स करना है, जिससे हमको पता चले कि कितने लोग सीरियस है, कितने लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं। और कमेंट्स इसलिए भी करना है कि अगर आपको वीडियो में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है,
कोई अगर टाइपिंग मिस्टेक है या मेरे बोलने में कोई गलत बोल दिया, मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो ये भी आपको कमेंट्स करके बताना है कि क्या गलती हुई है क्या। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वो भी आपको कमेंट्स करके बताना है। मगर अभी आपको जो है क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित जो महिला व्यक्तित्व है उनको कालक्रम में आपको सजाना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दे दिया गया है प्रभावती गुप्ता, नागनिका, राजश्री। तो राजश्री दोस्तों ये वो है हर्षवर्धन की बहन, और रानी दिद्दा। तो इन चारों महिला शासिकाओं या महिला जो व्यक्तित्व है इनको आपको क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे दिए गए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो आपको जो चारों महिला जो व्यक्तित्व है इनको आपको कमेंट्स करके आपको आंसर देना है, और कमेंट्स आप सभी को करना है, ये इसकी हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा है इसका भी आपको कमेंट्स करके बताना है। आज का वीडियो जो हमारा किस तरीके से आपको हेल्प किया है, कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, ये आपको कमेंट्स करके बताना है। और आपको अगर चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आपको बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपका आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो हमारे यूट्यूब के जो कई सारे वीडियो डले हुए हैं उनको आप प्लेलिस्ट में आकर आप देख सकते हो। और दोस्तों आने वाली वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि यहाँ पे NT UG नेट, TGT, PGT, अदर जो भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं जिनमें हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और आने वाले कुछ समय में यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री का भी जो है यहाँ पे कोर्स स्टार्ट किया जाएगा, मतलब पूरा फ्री कोर्स रहेगा, उसमें कोई पैसा वैसा की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। पूरा फ्री कंप्लीट कोर्स यहाँ पे करवाया जाएगा। तो आपको जो है बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको सहयोग प्रदान करना है। वैसे काफ़ी ज़्यादा सहयोग आप लोग कर रहे हो, और इसी तरीके से आप सहयोग बनाते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।